हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो बाल को आज है अंतिम चैप्टर। हमने इस चैनल की शुरुआत 1.5-2 महीने पहले करी और हमें उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी आपके कोर्सेज को हम लोग समाप्त करा देंगे, पर आप सभी के प्यार से और हमारी मेहनत से ये हो गया है। तो बाल को आज हम इस चैप्टर को समाप्त करेंगे, यानी कि अंतिम चैप्टर को खत्म कर रहे होंगे। मार्केट इक्विलिब्रियम या फिर प्राइस डिटर्मिनेशन, द फाइनल, द अंतिम, द एंड चैप्टर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। इस चैप्टर के नोट्स या हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स की पुस्तक चाहिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाके उसको देख लेना। बड़ा एक्साइटेड हूँ क्योंकि हो गया यार, मतलब इट्स ग्रेट फीलिंग, मजे आ रहे हैं। चलिए, तो बालको क्या है मार्केट इक्विलिब्रियम? सबसे आसान, सबसे इजी और नंबर दिलाने वाला चैप्टर है। और नंबर कैसे लाने हैं इसकी एक कला इस वीडियो में छुपी हुई है। हम एट द एंड आंसर लिखना सीख रहे होंगे कि यार आंसर कैसे लिखना है। 6 नंबर के अंदर आपका एक क्वेश्चन पक्का है, व्हाट आर द चेन इफेक्ट ऑफ चेंज इन डिमांड इन मार्केट इक्विलिब्रियम। इस तरीके का क्वेश्चन आप लोगों को बनता ही बनता है, ठीक है। तो इसको कैसे हम केटर कर रहे होंगे, इसका जवाब हम कैसे दे रहे होंगे, उसको समझेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर। चलिए शुरू करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम। पूरी माइक्रो में स्टार्टिंग से क्या पढ़ा? पहले हम थे, यूटिलिटी आई, फिर डिमांड आई, हमने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ी, फिर पढ़े प्रोड्यूसर की कंडीशन, फिर आए कॉस्ट पे, प्रोडक्शन पे और ले दे के हमने सप्लाई पढ़ी और प्रोड्यूसर के प्रॉफिट के बारे में सोचा। अब समय आ गया है इन दोनों को जोड़ने का। जी हाँ, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और सेलर, ये दोनों अब मिल रहे हैं। तो मार्केट इक्विलिब्रियम का मतलब है वो प्राइस या वो क्वांटिटी जिस पे प्रोड्यूसर और कंज्यूमर ये दोनों आके एग्री कर रहे हैं कि हम सामान बेचना और खरीदना चाहते हैं। तो व्हाट इज अ मार्केट इक्विलिब्रियम? इट रेफर्स टू द प्राइस एट व्हिच, प्राइस या क्वांटिटी, the equilibrium price is the one at which the market demand for goods is equal to the market supply. डिमांड और सप्लाई बराबर है। डिमांड का ग्राफ आपने देखा नीचे, सप्लाई का ग्राफ देखा आपने ऊपर। तो ये दोनों जहां पर आके मिल रहे हैं, इस पर्टिकुलर पॉइंट को, ई को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। यानी कि जहां पर दोनों पक्ष ओके हैं और यही वो प्राइस है जो बाजार में चलता है। फॉर एग्जाम्पल मानो आप गए सब्जी मंडी, बोले सेब कैसे दिए? 200 रुपए किलो। नहीं 150 दूंगा। 200 ही है। नहीं 150 दूंगा। नहीं 200 ही है। नहीं 150 ही दूंगा। अच्छा 190 ले लो। चल 170 दे दे। अच्छा 180 दे दो। चल डील पक्की। तो ये जो 180 है ये क्या है? ये आपके और उस सेलर के बीच का इक्विलिब्रियम प्राइस है, जहां पर सेलर भी राजी हो गया और आप भी राजी। प्राइस कितना है? 180, क्वांटिटी 1 किलो 2 किलो जो आप ले रहे हैं। ये एक छोटे स्केल पर होगा, पर जब ये बड़े स्केल पर होता है तो उसको हम बोलते हैं पूरे मार्केट का इक्विलिब्रियम, मतलब आज का प्राइस चल रहा हो। ठीक है, तो उसको समझने के लिए हम एक बढ़िया सा डायग्राम बनाते हैं और उसको समझते हैं। ये मान लो आपका डिमांड है, ये मान लो आपका सप्लाई है, कुछ इसी प्रकार से बनता है। ये दोनों जहां पर मीट कर रहे हैं, ये कंडीशन होती है इक्विलिब्रियम। अगर इसको डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन से हम देखें तो ये देखो आपका डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। ठीक है, ये प्राइस हुआ, ये डिमांड हुई, ये सप्लाई। प्राइस मान लेते हैं 3, 4, 5। ठीक है, डिमांड मान लेते हैं 800, 500, 200। सप्लाई मान लेते हैं 800, 500, 200। दोनों का रिलेशन इंडिविजुअली सेटिस्फाइड है। प्राइस बढ़ रहा है, डिमांड कम हो रही है, प्राइस बढ़ रहा है, सप्लाई बढ़ रही है। ठीक है, अब यहां पर हमने उस डायग्राम को यहां ऐसे रिप्रेजेंट किया है। अब एक चीज को आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब बेटा आपने लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ी तो उसमें एक स्टार्टिंग में एक शब्द था, एक फेज था, विद कीपिंग अदर थिंग्स कांस्टेंट। जब आपने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ी उसमें भी ये शब्द थे, विद कीपिंग अदर थिंग्स कांस्टेंट। पर आप और मैं इस बात को लेकर एग्री कर रही हैं कि बाजार में ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता प्राइस कोई रहने दो बाकी सब गायब हो जाए, नहीं होता, सब चीजें एक साथ आती हैं। तो उसी प्रकार से हमने कहा था कि जब अदर थिंग्स कांस्टेंट होंगी तब लॉ ऑफ डिमांड और तब लॉ ऑफ सप्लाई काम करेंगे। अब यहां पर तो डिमांड के साथ सप्लाई भी आ गई, तो प्राइस में डिमांड के साथ रिलेशन था, उसमें सप्लाई भी आ गई, तो एक और फैक्टर सप्लाई जुड़ गया। सिमिलरली जो सप्लाई और प्राइस का रिलेशन था तो डिमांड आ गई उसमें। तो यहां पर ना तो लॉ ऑफ सप्लाई काम करेगा ना ही लॉ ऑफ डिमांड काम करेगा, तो रिलेशंस को भूल जाना। ना तो लॉ ऑफ सप्लाई काम करेगा ना लॉ ऑफ डिमांड काम करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि हमने कहा था कि लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई तब काम करते हैं जब वो इंडिविजुअली ऑपरेट हो रहे होते हैं, प्राइस और डिमांड या प्राइस और सप्लाई। यहां पर प्राइस और डिमांड इंडिविजुअली ऑपरेट नहीं होंगे, सप्लाई भी जुड़ी हुई है उसमें। ठीक है, सिमिलरली प्राइस और सप्लाई आपस में नहीं जुड़ेंगे, डिमांड भी जुड़ी हुई है, क्योंकि एक ही डायग्राम में ये सब बढ़ रहे हैं। जब हम इंडिविजुअली बात कर रहे हैं, हो रहा है सर, जब दोनों को मिलाएंगे ना
तब नहीं होगा। कैसे? समझते हैं पहले इस चीज़ को, देखते हैं क्या है इसका असम्पशन और कैसे ये सब काम करता है। तो असम्पशन क्या है? जब आप इंडिविजुअली चलेंगे तो पॉजिटिव रिलेशन होगा प्राइस और सप्लाई के बीच में। जब इंडिविजुअली चलेंगे तो प्राइस और डिमांड के बीच में नेगेटिव रिलेशन होगा। ये मान के चलते हैं। ठीक है? इंडिविजुअली तो ये है। पर जब दोनों मिल जाएँगे तब क्या होगा? हमें नहीं पता। देखते हैं भैया, ये आपका डायग्राम बन गया जहाँ पर इक्विलिब्रियम आ गया पॉइंट ई पे। और सवाल ये नहीं है कि ई क्या है? सवाल ये है कि ई से पहले क्या है और ई के बाद क्या है? ठीक है? यानी कि इस कंडीशन को आप क्या कहोगे और इस कंडीशन को आप क्या कहोगे? और अगर आप इन दोनों में से किसी एक कंडीशन पे हो, तो कैसे इक्विलिब्रियम पे पहुँचोगे? देखो एक चीज़ समझना, दुनिया में हर जगह आपको उठाने वाले, आपको गिराने वाले दोनों मौजूद होते हैं। अब दोनों में से ज़्यादा ताकतवर कौन है? ये आपको देखना है और ले दे के एक इकट्ठी जगह पे आना है। उसी प्रकार से सप्लाई और डिमांड दोनों अलग-अलग चल रही हैं, दोनों इकट्ठी ताकत लगाती हैं और एक जगह आती हैं। एक ऊपर खींचने की कोशिश करता है, दूसरा नीचे खींचने की कोशिश करेगा। आपका सेलर सोचेगा प्राइस बढ़े, कंज्यूमर सोचेगा प्राइस कम होता जाए। तो दोनों जहां पर आके मिल जाएंगे ना, वो कहलाएगा इक्विलिब्रियम। ठीक है? तो पहले हम इस कंडीशन को समझते हैं, इसको क्या कहते हैं। डायग्राम में इसको ये कहा गया है। क्या कहा गया है? ये आपके शेड्यूल में ऐसा दिखता है ये जगह। इसको हम बोलते हैं एक्सेस सप्लाई। क्या बोलते हैं बेटा? एक्सेस सप्लाई। डरने की जरूरत नहीं है, देखो दिख भी रहा है। अगर किसी पॉइंट पे मान लो पी पे बता रहा हूं मैं, ध्यान से देखना, कलर चेंज कर रहे हैं अपन नीला कलर में। इस पॉइंट पी की बात करें तो यहां क्या है? डिमांड यहीं रह गई, सप्लाई ज्यादा हो। डिमांड यहीं रह गई, सप्लाई ज्यादा हो गई। अब लॉ ऑफ डिमांड लॉ ऑफ सप्लाई को भूलो, बाजार में चलो, सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, क्या हो रहा हो? यानी बेचने वाले 10 लोग हैं, खरीदने वाला ग्राहक मात्र एक है। बेचने वाले 10 है और खरीदने वाला मात्र एक है, क्या होगा? खरीदने वाला बोलेगा सस्ता कौन देगा? क्या बोलेगा? सस्ता कौन देगा? जब सप्लाई ज्यादा हो जाती है, डिमांड कम हो जाती है। देखो दोनों एक साथ चल रहे हैं ना, सप्लाई और डिमांड, हम दोनों की बात कर रहे हैं। भैया लॉ ऑफ डिमांड तो लॉ ऑफ सप्लाई तो घर चलेगा अपने, क्योंकि अब दोनों एक साथ आ गए। तो जब बाजार में सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, तो क्या होगा? जब बहुत सारे बेचने वाले होंगे, खरीदार नहीं होगा, तो अब प्राइस कम होगा। भैया मैं इकलौता ही हूं, अब तुम में से जो सबसे सस्ता देगा, मैं उससे सामान खरीदूंगा। तो सब लड़ने लग जाएंगे। कहां तक लड़ेंगे? जब तक प्राइस कम होके कहा नहीं आ जाता, ई पे देख लो। यहां पर नहीं हो रहा तो सबने अपने प्राइस गिराने शुरू करे। कहां तक? जहां तक ई पे आप नहीं आ जाते, यानी कि डिमांड और सप्लाई बराबर नहीं हो जाते, तब तक ये दोनों लड़ रहे हैं। कौन लड़ रहा है? प्राइस को नीचे खींचने के लिए लड़ाई हो रही है। ठीक है? कंडीशन समझते हैं, ये वाली नीचे वाली, इसको हम कहते हैं एक्सेस सप्लाई ओ एक्सेस डिमांड। मतलब ये मान लो P2, डिमांड आपकी इतनी है, ये है पूरी डिमांड, दिख रहा है ना आपको? ओके। और ये है आपकी सप्लाई, मतलब खरीदने वाले बहुत हैं, बेचने वाला नहीं है। कोरोना मान लो और वो मान लो सैनिटाइजर, खरीदने वाले बहुत थे, बेचने वाला नहीं था। अब लड़ाई किस बात की होगी? मैं लूंगा, मैं लूंगा, मैं लूंगा। यानी अब लड़ाई हो रही है, महंगे से महंगा हो जाए, पर मैं ही लूंगा इस बात। समझ रहे हो? तो व्हेन देयर इज द कंडीशन ऑफ एक्सेस डिमांड, प्राइस इंक्रीज होता है, सप्लायर जो होता है मजे लेता है। आया, आपने देखा जैसे लॉकडाउन हुआ, सैनिटाइजर की प्राइस बढ़ने लगी। 60 रुपए का सैनिटाइजर, एमआरपी भी 60 है, पर बिक रहा 200 में, 500 में, 1000 में। क्यों? बोले भैया लेना है तो ले, नहीं लेना तो कोई और ले लेगा। तो जब आपके यहां पर एक्सेस डिमांड होती है, तो पुश आता है, ऊपर की तरफ जा रहा है। कहां जा रहा है? ऊपर की तरफ जा रहा है। कहां तक जाएगा? जहां पर डिमांड सप्लाई बराबर नहीं हो जाती। ऐसा भी नहीं है वो बोलते भैया 10,000 रुपए का सैनिटाइजर है, सब भाग जाएंगे, कोई भी नहीं लेगा। तो इतना ऊपर नहीं जाते, वो उतना ही जाएंगे जहां पर प्राइस और डिमांड, प्राइस और सप्लाई मीट कर जाए। समझ में आ गया? दिस इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम, और ये कहलाता है एक्सेस सप्लाई, ये कहलाता है एक्सेस डिमांड। समझ गए? बहुत आसान है। ये आपका एक बेसिक डायग्राम है, ये क्रॉस वाला। अब क्या है? बाजार में हर जगह इक्विलिब्रियम पाना नहीं होता है। देखो इक्विलिब्रियम इज अ गुड कंडीशन फॉर इकोनॉमिक्स, जहां डिमांड और सप्लाई बराबर हो रही है, सब कुछ अच्छा रहता है। पर इक्विलिब्रियम हर जगह लेना, ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की कंडीशन है। क्योंकि कैपिटलिस्ट का मतलब क्या था? प्राइवेट चला रहा है।
प्राइवेट हर जगह सोचेगा भैया डिमांड सप्लाई बराबर होनी चाहिए, क्योंकि जब डिमांड और सप्लाई बराबर होंगी तभी मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा सामान बिकेगा। पर हम रहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी में, जहां पर कैपिटलिस्ट के साथ-साथ हमारी सरकार हमें सोशल वेलफेयर भी देती है, यानी बोलती है कि भैया हर चीज के लिए इक्विलिब्रियम ढूंढना अच्छी बात नहीं है। आप शौक के लिए ढूंढ रहे हो कि भैया मैं तो नहीं 10,000 का नहीं, मैं तो 10 लाख का फोन चलाऊंगा, तो भाई देखो डिमांड सप्लाई के हिसाब से होगा। पर कुछ बेसिक ऐसी चीजें होती हैं जो सबके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर वो सबको नहीं मिली तो शायद जीने मरने की बात आ जाए। उन चीजों के लिए इक्विलिब्रियम पाना या इक्विलिब्रियम की चाह करना ये पाप है। फॉर एग्जाम्पल पानी, मान लेते हैं पानी की कमी है, तो आपको क्या लगता है पानी की कमी होगी तो क्या करना चाहिए? डिमांड कम हो, डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है। हमने अभी पढ़ा कि भाई जब डिमांड ज्यादा हो जाती है सप्लाई कम हो जाती है तो प्राइस बढ़ने लग जाता है। सोच के देखो एक ऐसी कंडीशन जहां पर पानी 1,000 रुपए किलो मिल रहा, 1,000 रुपए लीटर मिल रहा है, क्या वो इंसानियत के साथ दुर्व्यवहार नहीं होगा? इसको कोई तो रोकेगा। तो यहां पर आता है एक कॉन्सेप्ट जिसको हम कहते हैं प्राइस सीलिंग। प्राइस सीलिंग, सीलिंग का मतलब होता है छत। तो प्राइस सीलिंग मतलब मैक्सिमम लिमिट जितना आप प्राइस रख सकते हो। प्राइस सीलिंग का मतलब जब सरकार एक लीगल लिमिट तय कर देती है कि इससे महंगा आप नहीं बेच सकते, चाहे कुछ भी हो जाए, आप इससे महंगा नहीं बेच सकते। जैसे पानी है, हमने देखा 20 रुपए लीटर के हिसाब से बिकता है। हाँ, कुछ वो एडिड मिनरल और फलाना ढीम का एक एल्कलाइन वेल्कलाइन कर दो तो बात अलग है। पर एक सादा सिंपल पानी 20 रुपए लीटर बिक रहा है और पिछले 2-5 साल से ऐसे बिक रहा है। उसमें कहीं इंक्रीमेंट नहीं आया। क्यों नहीं आया? वहां मतलब समझ में नहीं आता कि लोगों को कि यार महंगा बेचते थे। नहीं आता क्या समझ में? वहां पर सरकार ने एक लीगल लिमिट लगा रखी है। क्योंकि अगर पानी को आप प्रॉफिट के लिए बेच रहे होंगे, तो क्या होगा? तो आधे से ज्यादा लोग प्यासे मर जाएंगे। तो ये एथिकली सही नहीं। तो इसलिए हमारी सरकार ने क्या बोला, भैया देखो पानी की बोतल में इक्विलिब्रियम भूल जाओ। भले ही कुछ लोग शायद डिमांड कैटर नहीं कर पाए, भले ही आप लोग एक्सेस डिमांड में ही बेच रहे हो, पर आप नहीं मंगाओगे प्राइस को ऊपर। यानी कि आप अपने प्राइस को नहीं बढ़ाओगे, आप इक्विलिब्रियम नहीं जाओगे। फॉर एग्जाम्पल देखो, आप ध्यान से समझना कैसे बनता है इसका डायग्राम। ये मान लो डिमांड सप्लाई, ये आपकी डिमांड है, ये आपकी सप्लाई है। मान लेते हैं अभी पानी बिक रहा है 15 रुपए लीटर। कितना बिक रहा है? 15 रुपए लीटर। अब ऑब्वियस सी बात है पानी की गर्मियों में जरूरत ज्यादा होती है, 15 रुपए लीटर पे डिमांड बहुत ज्यादा है, सब लोग पानी लेने भाग रहे हैं। ठीक है, सप्लाई लिमिटेड है, ज्यादा पानी नहीं है मान लेते हमारे पास। पर हमारे सेलर को पता है कि अगर वो इस पानी को 30 रुपए लीटर कर देंगे तो सब लोग इसको नहीं खरीदेंगे। कुछ लोग पीछे हट जाएंगे मजबूरी में या जानबूझकर। कुछ लोग बोलेंगे नहीं यार अभी नहीं ले सकते हम। कुछ लोग बोलेंगे भाई पैसे ही नहीं, कहां से ले। तो ये बात बेचने वालों को पता है कि अगर वो 30 रुपए लीटर कर दे पानी को तो सारा पानी बिक भी जाएगा, उनका प्रॉफिट भी सबसे ज्यादा हो जाएगा और साथ-साथ में जेब मोटी रहेगी हमेशा। पर ये एथिकली सही नहीं है, सरकार यहाँ पर बीच में आएगी। सरकार बोलेगी हम एक लिमिट लगाते हैं कि आप इससे महंगा पानी नहीं बेच सकते। पर एक बात बताओ, अगर सरकार ने लिमिट लगा दी 40 रुपए लीटर की, तो क्या वो लिमिट किसी काम की है? क्या वो लिमिट किसी काम की है? भाई 30 रुपए लीटर पे सेलर खुश हो गया, आधे लोग भूखे मर गए। 40 रुपए लीटर का सरकार ने लिमिट लगा दी, सेलर बोलेगा लगा दे, मेरे को क्या लेना था, मैं तो वैसे मैक्सिमम 30 में ही बेचूंगा, इससे ज्यादा मैं तो खपत ही नहीं होगी मेरी। तो ये लिमिट काम तब तक आएगी जब तक ये इक्विलिब्रियम के नीचे होगी। यानी ये लिमिट सरकार की तभी इफेक्टिव कहलाएगी जब सरकार ने ये लिमिट इक्विलिब्रियम के नीचे लगा रखी होगी। आप बोलोगे सर इसको प्राइस सीलिंग क्यों बोलते हैं? इसको प्राइस सीलिंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि सरकार ने एक छत बना दी कि कुछ भी हो जाए आप इससे ऊपर की तरफ नहीं भाग सकते। अगर आप एक सेलर हो तो आप इससे ऊपर नहीं निकल सकते, भले ही ऊपर इक्विलिब्रियम आपको दिख रहा है। पर अगर वो इक्विलिब्रियम आप लेने जाओगे तो बहुत सारे लोग भूखे मर जाएंगे, पैसे मर जाएंगे। इसलिए जबरदस्ती में आपको इस प्राइस पे काम करना पड़ेगा और ये इफेक्टिव तभी होगा जब ये इक्विलिब्रियम के नीचे बने। क्योंकि अगर हमने बोला 40 रुपए लीटर ये रहा, तो बोला 40 रुपए लीटर में तो खरीदार ही नहीं है, तो मैं 40 का करूंगा ही क्यों? मिनिमम में इतना ही रखूंगा। बोले मैं तो 30 पे खुश हूँ, सरकार बोलेगी 30 तक तो पहुंचना ही नहीं है, 30 में तो बहुत लोग मर जाएंगे, आप 20 से महंगा नहीं कर सकते, हमने लगा दी लिमिट। ये हो गया प्राइस सेलिंग। ठीक है, जैसे पानी हो गया, कुछ दवाइयां हो गई, ये सरकार ने एक लिमिट लगा दी थी। ठीक है, अब क्या होता है, एक तो सरकार की लिमिट हो गई,
अब होती है कुछ ऐसी लिमिट्स जो कि प्रोड्यूसर आपस में मिलके लगाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मिनिमम प्राइस की, कि यार देखो कितनी भी गंदी कंडीशन हो जाए हम इससे सस्ता नहीं बेचेंगे। कितनी भी गंदी कंडीशन हो जाए हमारी भी कोई तो है ना लिमिट, हमारी भी कोई औकात है भैया, हम इससे सस्ता नहीं बेच सकते। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आईफ़ोन, मान लो पुराना आईफ़ोन 6, 7 पड़ा कंपनी के पास, तो कंपनी ये थोड़ी ना बोलेगी यार ₹20,000 में ले जाओ, ₹15,000 में ले जाओ, ₹10,000 में, कंपनी नहीं बोलेगी। सेकंड हैंड तो आप ले लो इधर-उधर से, पर कंपनी नहीं बोलती, कंपनी बोलती हमारी भी कोई औकात है। हम अगर अपने पुराने फ़ोन को इतने सस्ते में बेचेंगे तो हमारे नए फ़ोन को 1.5 लाख में कौन खरीदेगा? तो उन्होंने भी एक लिमिट बना रखी है, हम इससे ज़्यादा डिस्काउंट नहीं दे सकते। भले ही उनको पता है कि अगर इससे ज़्यादा डिस्काउंट दे दिया, तो इक्विलिब्रियम मिल जाएगा, हमारा सारा स्टॉक खत्म हो जाएगा। पर उनके दिमाग में बैक ऑफ द माइंड एक चीज़ और चल रही है, कि अगर मैंने इतना डिस्काउंट दे दिया, तो मेरी औकात क्या रह जाएगी? कल मैं ₹2000 में सामान बेच रहा था, आज मैं ₹20 में वही सामान बेच रहा हूँ। तो वो कह रहे हैं सड़ने दे इसको, पर हम इससे कम में सामान नहीं बेचेंगे। इसको हम कहते हैं प्राइस फ्लोरिंग। मिनिमम लिमिट लगा दी, इससे नीचे नहीं करना है आपको, चाहे कुछ भी हो जाए। भले ही नीचे इक्विलिब्रियम है, पर आप इससे नीचे नहीं जाओगे क्योंकि हमारी भी कोई औकात है, हमारी भी कॉस्टिंग लगी हुई है। ठीक है? ये मान लो आपका इक्विलिब्रियम, ये डिमांड, ये आपका सप्लाई है। अब क्या है, हमने मिनिमम लिमिट लगा दी भैया इससे नीचे नहीं जाओ। तो वो लिमिट काम तभी करेगी जब वो यहाँ होगी। कहाँ होगी? यहाँ होगी। जब सप्लाई ज़्यादा होगी, डिमांड कम होगी, मैंने कहा भैया इससे नीचे तो नहीं बेच पाऊँगा। क्यों नहीं बेच पाऊँगा? क्योंकि इससे नीचे मेरी कॉस्ट ही नहीं आ रही है। भाई मान लो लोग बोल रहे हैं ₹4 में दे दो खुश हो जाएँगे भैया आईफ़ोन। अरे मेरा बन ही ₹25,000 में रहा है, तो मैं 30,000 से नीचे नहीं आ सकता। समझ रहे हो? तो ये डिमांड सप्लाई बराबर करने की बात नहीं है, प्राइस सीलिंग का मतलब वो मिनिमम लिमिट कि इससे नीचे हम नहीं बेचेंगे आप। चाहे नीचे आप मेरा सारा स्टॉक खा लो, पर मैं नहीं बेच सकता इससे नीचे। मेरी भी कोई लिमिट है। ठीक है? तो उसको कहते हैं प्राइस फ्लोरिंग, यानी मिनिमम लिमिट कि आप किसके नीचे नहीं जा सकते। इट इज़ अ गवर्नमेंट और इम्पोज्ड प्राइस। या तो सरकार करेगी, अपनी कॉस्टिंग को ध्यान में रखते हुए, जैसे होता है ना कि मान लो रेलवे की टिकट है, सरकार बोले यार सरकारी काम है तो भाई ₹0 में दे दो। फ्री में चला दो सरकारी काम है तो, है ना? पर ऐसा सरकार बोलेगी भाई ऐसा नहीं कर सकते हम, हमारी भी कोई कॉस्टिंग आती है। तो हम ₹100 से कम में या इतने स्पेसिफिक रुपीज़ से कम में नहीं कर सकते। भाई ₹1 का 1 किलोमीटर का ₹1 तो हम लेंगे ही लेंगे, आप चाहे कुछ ही कर लो। आप बोलो कि 10 पैसे में कर लो, हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी कॉस्टिंग नहीं आती है। ठीक है? तो उसी प्रकार से ये क्या है, एक लिमिट लगा दी। ये लिमिट इफेक्टिव तभी होगी जब ये इक्विलिब्रियम से ऊपर होगी, क्योंकि ये रोक रही है कि आप और नीचे नहीं जा सकते। अगर आपने यहाँ लिमिट बना दी तो बोलेगा हम नीचे जाएँगे ही क्यों? हम तो यहीं खुश है इक्विलिब्रियम। समझ में आ गया? ये कहलाती है प्राइस फ्लोरिंग। क्लियर? तो 3 कॉन्सेप्ट अपने को क्लियर हुए अब तक। कितने? 3, 3 नहीं, ये 3 ऐसा। कौन-कौन से? इक्विलिब्रियम क्या होता है, प्राइस सीलिंग क्या होता है, प्राइस फ्लोरिंग क्या होता है। अब आपके जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट और एक टॉपिक है मात्र। 6 नंबर का क्वेश्चन उससे आता है चेन रिएक्शन ऑफ चेंज इन डिमांड। पर उसको समझने से पहले हम एक डायग्राम समझेंगे, क्योंकि आज मैं आपको कुछ ऐसा समझाने वाला हूं जिसके बाद आपके 6 नंबर तो लिखित में तय हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया का कोई अध्यापक आपसे वो 6 नंबर नहीं छीन सकता, अगर आपने मेरी समझाई हुई बात को ध्यान से समझ लिया तो। ठीक है? ध्यान से देखना जो मैं समझाने वाला हूं। हाँ, आपके एक क्वेश्चन आता है, 110% आता है। चेन रिएक्शन क्या होंगे अगर आपकी डिमांड बढ़ जाती है तो, या डिमांड कम हो जाती है तो। पहले इस प्रकार के क्वेश्चन का मतलब समझो। व्हेनेवर दे से चेन रिएक्शन, उनका मतलब है कि बाजार इक्विलिब्रियम में है, मतलब हम ऑलरेडी यहां पर हैं, ऐसे बैठे हुए ई पे। अब अगर डिमांड बढ़ जाती है तो क्या रिएक्शन आता है? ज्यादातर बच्चे क्या सोचते हैं, सर ई पे है, ठीक है, डिमांड बढ़ गई, सर डिमांड बढ़ गई तो प्राइस कम हो जाएगा। अब ऐसा नहीं होता, कर दिया ना उल्टा। लॉ ऑफ डिमांड था, प्राइस की वजह से डिमांड, डिमांड की वजह से प्राइस नहीं है लॉ। तो यहां लॉ कोई भी काम नहीं करे। चेन रिएक्शन का मतलब है अगर आप इक्विलिब्रियम पे हो तो अगर एकदम से किसी ने डिमांड बढ़ा दी तो इंस्टेंटली आप क्या कर दोगे? इसको समझने के पीछे तो आप जा सकते हो, बहुत अच्छा लॉजिक है। जैसे मैं आपको समझा देता हूं कि मान लो कि ₹10 की डिमांड है, ₹10 की सप्लाई है, एकदम से डिमांड बढ़ गई तो आप क्या कर पाओगे? आप बोलोगे सर एकदम से डिमांड बढ़ गई तो मैं ज्यादा से ज्यादा क्या करूंगा, मैं प्राइस बढ़ा दूंगा, क्योंकि ज्यादा खरीदने वाले आ गए। ठीक है, इसका मतलब क्या, खरीदने वाले ज्यादा है, बेचने वाले कम है। ज्यादा खरीदने वाले आ गए तो मैं प्राइस बढ़ा दूंगा और समय के साथ और सप्लाई ले आऊंगा।
ये कर दूंगा, ठीक है। और क्या हो कि मैं बोलूँ आपको इतना दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं, बिल्कुल जरूरत नहीं है। देखो कैसे होगा, बहुत आसान है, मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखो। ये हम पहला एग्जांपल लेते हैं, चेंज इन डिमांड, ठीक है, कि मार्केट इक्विलिब्रियम पे है, वी आर एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। क्या होगा अगर डिमांड में बदलाव आता है? पहला कंडीशन है इंक्रीज इन डिमांड, डिमांड बढ़ जाती है तो क्या होगा? देखें क्या होगा, भूल जाओ इसको, कोई लॉजिक नहीं है। देखो, आप एक पेन लो, पेपर लो, पेंसिल लो, जो लेना लो, स्केल लो, कुछ मत सोचो, बस डिमांड को बढ़ा दो। क्या करो? डिमांड को बढ़ा दो। मैं ये पुराना क्वांटिटी ऑफ प्राइस लिख रहा हूं। डिमांड बढ़ाने का मतलब, जब भी कोई भी डायग्राम इको में बढ़ता है तो वो राइट में जाता है, कम होता है तो लेफ्ट में जा रहा है। डिमांड बढ़ रही है, मेरे को कुछ नहीं आता सर, ये लो। अब ये जहां छू रहा है, टच कर रहा है, उस पॉइंट से 2 लाइन खींचो। खत्म हो गया खेल। जब डिमांड बढ़ेगी तो क्या हुआ? ये अपन ने आगे बढ़ाई, ठीक है। जैसे ही आगे बढ़ाई, ये कहां टच कर रहा है? ये एस पे टच कर रहा है, यहां पर। अपन ने लाइन, यहां से एक लाइन खींच दी। ये लाइन बता रही है प्राइस बढ़ेगा, ये लाइन बता रही है क्वांटिटी बढ़ेगी। मुझे नहीं पता क्या होगा, देखो देखते हैं क्या हो रहा है, केरा क्या हो रहा है। द डिमांड कर्व विल शिफ्ट पैरेलल टू द राइट। डिमांड कर्व राइट में शिफ्ट, ऑब्वियस सी बात है, बढ़ेगी तो। सप्लाई कर्व ऐसा का ऐसा रहेगा। प्राइस इंक्रीजेस फ्रॉम ओपी टू ओपी वन, ये ओ है। ओपी से ओपी वन बढ़ रहा है, देखो प्राइस, मैंने कुछ नहीं देखा था, अपन ने सिर्फ डायग्राम को मैच करा है। क्वांटिटी इंक्रीज फ्रॉम ओक्यू टू ओक्यू वन, अपने आप हुआ, मैंने नहीं किया। इक्विलिब्रियम पॉइंट चेंजेस फ्रॉम ई टू ई वन। आपने ये चेन इफेक्ट है, इसको डायरेक्टली अपने हिसाब से लगने दिया जैसे वो लग रहे थे। आपने सिर्फ डायग्राम क्लियर बनाया है, भरोसा नहीं होता। देखो, डिक्रीज इन डिमांड का देखना, देखो, कोई पूछे क्या चेंज आया, पता नहीं, आई डोंट नो, आई डोंट नो व्हाट इज द चेंजेस। पहले नॉर्मल डायग्राम, पी क्यू, चलो भाई, क्या है? डिक्रीज इन डिमांड है, ठीक है। डिक्रीज इन डिमांड मतलब ये, बड़ा क्लियर, बड़ा अच्छा गैप लेके बनाया अपने डिक्रीज इन डिमांड, ठीक है ना। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग ऐसे बनाते हैं, बहुत पास में बना देते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। दूर आराम तो दूर बनाओ। क्या हुआ, कहां टच कर रहा है? देखो ये रहा टच, क्या हुआ सर? ये कहां टच किया? ये देखो यहां टच किया सर, ये लो सर, प्राइस कम हो गया सर, क्वांटिटी भी कम हो गई सर। लो, हमें अपने दिमाग लगाने की तक जरूरत नहीं पड़ रही है इनमें, ऑटोमेटिकली आपका डायग्राम जवाब दे रहा है। क्या दे रहा है? प्राइस विल डिक्रीज फ्रॉम ओपी टू ओपी वन एंड क्वांटिटी विल डिक्रीज फ्रॉम ओक्यू टू ओक्यू वन। खुद आसान, हमें दिमाग नहीं लगाना है। सप्लाई, चलो सप्लाई देखते हैं, लो सप्लाई बनाते हैं। सर सप्लाई में इंक्रीज होगा तो क्या होगा? ये लो बेसिक डायग्राम, डी डी। बस ये ध्यान रखना है कि जो पहला डायग्राम आप बना रहे हैं ना, वो बड़ा क्लियर होना चाहिए, इसमें कुछ नहीं। इसकी सारी लेबलिंग कर दो। सप्लाई इंक्रीज हुई, मैं इंक्रीज बताऊंगा, डिक्रीज तो सेम ही होगा, लियो साहब, और टेढ़ा बन गया। बस ये डायग्राम आपका सही होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। S1 कहां टच किया? यहां टच किया, ये लो P1 Q1, ये डिक्रीज, ये इंक्रीज। अगर सप्लाई बढ़ती है तो आपका प्राइस कम हो जाएगा, क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी, काम खत्म, इजी। समझ गए? क्लियर है? इजी। देखो, अब बात आती है सर आंसर कैसे लिखते हैं, ये तो आपने समझा दिया। तो आपका 6 नंबर में क्वेश्चन आएगा कि सर क्या क्या होना है। तो आपको आंसर को 2 स्पेसिफिक पैराग्राफ में लिखना होता है। पैराग्राफ नंबर 1, इन द गिवन डायग्राम, जैसे मैं यहां पर एक, मान ले अपने पास ये क्वेश्चन है कि आपको बताना है व्हाट आर द चेन इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन डिमांड, ठीक है ना। इंक्रीज इन डिमांड, डिमांड जब बढ़ेगी तो क्या क्या चेन इफेक्ट आएंगे, आपको ये एक्सप्लेन। तो आप पहले ऐसा एक नॉर्मल डायग्राम बनाओगे और इसको एक्सप्लेन करोगे। इन द गिवन डायग्राम वी कैन सी द डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड, dd। सेकंड पॉइंट, सप्लाई कर्व स्लोप अपवर्ड, SS। पूरा लिखना है ऐसे। क्वांटिटी इक्विलिब्रियम एट प्राइस OP, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्वाइट OS, एंड इक्विलिब्रियम इज एट पॉइंट E। ये 5 पॉइंट आपको लिखने हैं। क्या लिखा हमने? 5 पॉइंट लिखे, पहले लिखा, ठीक है, इन द गिवन डायग्राम
हमें ये दिख रहा है कि डिमांड ऐसी है, सप्लाई ऐसी है, प्राइस ये है, क्वांटिटी ये है और ये। अब बोला इफ द डिमांड, उसके बाद ये आएगा, इफ द डिमांड ऑफ अ गुड इंक्रीजेस देन, अब क्या करो, बनाओ। डिमांड इंक्रीज हुई तो क्या होगा? ठीक है, हम बना रहे हैं, देखो ये डिमांड हमने इंक्रीज कर दी, ठीक है। वापस से ये 5 पॉइंट हमें लिखने हैं और आपके 6 नंबर बाहर। क्या लिखे देखो ध्यान से, पहले द डिमांड कर्व विल शिफ्ट पैरेलल टुवर्ड राइट, नया डिमांड कर्व हमने बनाया सर राइट में। सप्लाई कुछ नहीं हुआ, सप्लाई एज इट इज है वो लिख दिया, सप्लाई एसएस है। इक्विलिब्रियम प्राइस बढ़ गया ओपी टू ओपी1, क्वांटिटी बढ़ गई ओक्यू टू ओक्यू1 और इक्विलिब्रियम पॉइंट चेंज हो गया ई टू ई1। बस 6 नंबर पटाक करके बाहर आएंगे। और कमाल की बात यह है, चाहे चेंज इन प्राइस हो, चेंज इन क्वांटिटी हो, या चेंज इन डिमांड हो, चेंज इन सप्लाई हो, कुछ भी हो, जो पहला पैराग्राफ होगा जिसमें आप लिखोगे इन द गिवन डायग्राम, यही 5 पॉइंट लिखने हैं, कोई चेंज नहीं है। क्योंकि उस डायग्राम में हम नॉर्मल डायग्राम को एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो चेंजेस आए उसको आपको यहाँ पर बताना है। उसमें भी बस यहाँ फ्लक्चुएट होगा, लैंग्वेज भी सेम रहेगी। डिमांड कर्व बदलता है तो बदल दो, नहीं बदल रहा तो मत बदलो। समझ में आ गया? और बढ़ेगा कम होगा, आपको अपना दिमाग लगाना ही नहीं है, आपको सिर्फ डायग्राम को प्रॉपरली रिप्रेजेंट करना है, अपने आप आंसर बाहर है। ठीक है, हो गया आपका चैप्टर खत्म। बट एक चीज और है यार इसमें, ये साइमल्टेनियस इंक्रीज मतलब बहुत परेशान करने वाले लोग। सर डिमांड भी बढ़ रही है, सप्लाई भी बढ़ रही है, डिमांड ज्यादा बढ़ गई, सप्लाई कम बढ़ी, अब बताओ। अभी तक अपन ने क्या पढ़ा, इक्विलिब्रियम पे चुपचाप बैठे थे, डिमांड बढ़ गई। अब इन्होंने बैठा, आप इक्विलिब्रियम पे चुपचाप बैठे थे, डिमांड भी बढ़ी, सप्लाई भी बढ़ी, डिमांड थोड़ी ज्यादा बढ़ी, सप्लाई थोड़ी कम बढ़ी। कोई बात नहीं, डरने का नहीं। अपन ने क्या बोला, अपना लॉजिक हर जगह चलेगा। लो नॉर्मल डायग्राम, डिमांड डिमांड, सप्लाई सप्लाई, इक्विलिब्रियम। अब बता तू क्या कह रहा है। इन्होंने बोला साइमल्टेनियस चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई, इंक्रीज है तो इंक्रीज, डिक्रीज है तो डिक्रीज। अगर ये कह रहे हैं कि इंक्रीज इन डिमांड ज्यादा है, इंक्रीज इन सप्लाई कम है, मतलब डिमांड ज्यादा बढ़ गई, सप्लाई थोड़ी सी बढ़ी, तो क्या चेंज आएंगे? कोई दिमाग नहीं लगाना। डिमांड ज्यादा बढ़ी तो ज्यादा बढ़ा दो, लो। ये तो ना मतलब थोड़ी ज्यादा बढ़ी, पूरी बहुत बड़ी बढ़ा दी। सप्लाई थोड़ी सी बढ़ी तो उसको कम बढ़ाओ, बहुत कम बढ़ाओ, लो। अब क्योंकि दोनों नए डायग्राम है तो हम इस पॉइंट को नहीं, इस पॉइंट को कंसीडर, खत्म हो गया तुम्हारा काम। लो सिंपल, हमने बस थोड़ा सा लॉजिक लगाया, ये ज्यादा बढ़ा तो इसको बहुत ज्यादा बढ़ाया, ये कम बढ़ा तो इसको कम बढ़ा, ताकि अपने को एग्जैक्ट पॉइंट मिल सके। ठीक है, आप बोले दोनों बराबर बढ़े, ले दोनों बराबर बढ़े, ले इसका बड़ा बढ़े या कम हुए कुछ भी लगा लो, एक ही बात है। लो भाई बराबर बढ़े थे, अप्रोक्सीमेटली बराबर बढ़ाओ, आपको समझ में आ जाएगा अपने आप। ये लो D1 सप्लाई अप्रोक्सीमेटली बराबर, ये लो। ये देखोगे आप प्राइस यहां पर सेम रहेगा और क्वांटिटी आपकी इंक्रीज होगी। आप लॉजिक्स में जाओगे, हो जाएगा, लॉजिक से भी कोई दिक्कत नहीं है। लॉजिक्स क्या है, थोड़े से कंफ्यूज कर देंगे, क्योंकि हम लॉ ऑफ डिमांड लॉ सप्लाई को पढ़ते हुए आ रहे हैं और वो हमें हमारे दिमाग में बैठे हुए, तो इसलिए अपन उनको साइड में रखते थे और जो अपन ने सीखा है उस पर काम करते हैं। तो डायग्राम बेहतर तरीके से बनाइए, आपके पूरे नंबर आएंगे। और यहीं पे मैंने और आपने मिलकर पूरी माइक्रो को समाप्त कर दिया। बेटा सारे चैप्टर हैं यहाँ पर, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, सारे देख जाके, फ्री टू गो, मतलब जाइए मजे करिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं आप लोगों से अकाउंटेंसी, बिजनेस या स्टैटिस्टिक्स किसी और वीडियो में। टिल देन बाल को कीप ऑन वाचिंग। नोट्स चाहिए, बुक चाहिए, सब कुछ डिस्क्रिप्शन में, चेक जरूर करना। मिलते हैं वीडियो के साथ, टिल देन।